हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आ गया हूं आपके लिए लेकर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से लेक्चर नंबर 6 का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि किसी डाइपोल की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, डाइपोल मोमेंट के बारे में पढ़ा। फिर उसकी डाइपोल की एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इक्वेटोरियल प्लेन में अगर कोई पॉइंट है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी। फिर एट एनी पॉइंट हमने किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूले डिराइव किए थे। तो अगर आपने वो पहला लेक्चर नहीं देखा है, पहला पार्ट इस लेक्चर का, तो वो जा करके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से आप देख लीजिए जा करके। आज हम पढ़ेंगे जब कोई डाइपोल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके ऊपर एक टॉर्क अप्लाई होता है। उस टॉर्क के बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है, कि कितना होता है, अगर फील्ड यूनिफॉर्म है तो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म है तो क्या होगा, और कुछ एक दो न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो मेरा नाम है अमित कुमार तिवारी, आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल फिजिक्स की क्लास अमित के साथ। तो चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल on an electric dipole in an uniform electric field। तो जब एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल रखा जाएगा तो उसके ऊपर कितना टॉर्क अप्लाई होगा, क्या फॉर्मूला होगा, देखते हैं। मान लीजिए ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और इसमें एक डाइपोल रखा हुआ है इस तरह से। डाइपोल रखा हुआ है, इस डाइपोल की टोटल लेंथ वही 2L, ठीक है, इस डाइपोल की टोटल लेंथ है 2L। मान लेते हैं ये इसका मिड पॉइंट है, तो ये L और ये L, ठीक है ना। यहाँ पर एक माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है। अब देखिए क्या होगा कि इस प्लस क्यू चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E, इसकी डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई होगा। तो इसके ऊपर फोर्स क्या लगेगा, F = QE, ठीक है ना। इसी तरह से ये वाला जो चार्ज है इस पर नेगेटिव चार्ज है तो डायरेक्शन के अपोजिट लगेगा। तो नेगेटिव चार्ज पर फील्ड लगेगा, फोर्स लगेगा इधर की तरफ QE, ठीक है ना। अब देखिए इस डाइपोल पर एक फोर्स इधर की तरफ लग रहा, एक फोर्स इधर की तरफ लग रहा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां पर जितनी उतनी यहां पर, तो Q दोनों का सेम है, E भी सेम है, तो फोर्स सेम है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स कितना हुआ, 0। नेट फोर्स डाइपोल पर कितना हुआ, F = मान लेते हैं ये F1 है, ये F2 है, तो F1 + F2 अपोजिट डायरेक्शन में है। अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से एक प्लस में तो दूसरा माइनस में, यानी कि QE - QE, तो ये कितना हो गया, 0, ठीक है। तो डाइपोल पे नेट फोर्स 0 है, लेकिन नेट टॉर्क है, वो भी कैलकुलेट करेंगे। देखिए ये वाला फोर्स इसको ऐसे घुमाएगा, इधर की तरफ ले जाएगा, ये फोर्स इधर की तरफ ले जाएगा, तो एक डाइपोल ऐसे घूम जाएगा, ठीक है। ये फोर्स इधर लग रहा, ये फोर्स इधर लग रहा, डाइपोल ऐसे रोटेट करेगा। तो जब रोटेट करेगा तो एक टॉर्क डेवलप होगा इसके अंदर। मान लेते हैं ये इसका मिड पॉइंट है, सेंटर ऑफ मास, तो इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये डाइपोल घूमने लगेगा, ठीक है। अब देखिए ये जो फोर्सेस हैं वो एक ही लाइन में नहीं है। अगर आप देखें तो ये फोर्स इधर है, ये फोर्स इधर है, यहां पर एक फोर्स है, एक फोर्स यहां पर, ये फोर्सेस एक ही लाइन में नहीं है। अगर ये फोर्सेस एक ही लाइन में हो तो टॉर्क नहीं डेवलप होगा। देखिए ये मार्कर है, ठीक है ना, इस पर आप इधर की तरफ फोर्स लगाइए, इधर की तरफ फोर्स लगाइए, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है ना, ये घूमेगा तो है नहीं।
आप इधर की तरफ फोर्स लगाओ और इधर की तरफ फोर्स लगाओ तब भी नहीं घूमेगा, लेकिन आप इधर की तरफ फोर्स लगाओ, इधर की तरफ फोर्स लगाओ तो ऐसे घूम जाएगा। आप एक फोर्स इधर की तरफ लगाओ, एक फोर्स इधर की तरफ लगाओ तो इस तरह से घूमेगा। तो ये जो फोर्सेस की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो अलग अलग होनी चाहिए, कहने का मतलब ये है, ठीक है। जो फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन है वो अलग अलग होनी चाहिए। अगर फोर्सेस सेम डायरेक्शन में होंगे, सेम लाइन में होंगे, तो कोई भी टॉर्क डेवलप नहीं होगा, ठीक है। देयर इज नो टॉर्क if line of action of forces is same, ठीक है। कोई टॉर्क नहीं होगा अगर इनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम होगी, एक ही लाइन में होंगे, ठीक है। तो कोई टॉर्क डेवलप नहीं होगा, नहीं, लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है। तब ये टॉर्क जनरेट होगा, तब ये रोटेट करेगा डाइपोल। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर अगर हम टॉर्क निकालें इसका, ठीक है, F1 फोर्स या F2 फोर्स है, दोनों इक्वल ही, तो टॉर्क क्या कहते हैं कि टॉर्क इज इक्वल टू, बेसिकली क्या होता है, अगर टॉर्क की डेफिनेशन देखें तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस from perpendicular distance of force from axis of rotation, axis of rotation। ये एक्चुअली टॉर्क की एक बेसिक डेफिनेशन है, ठीक है। ये टॉर्क एक बेसिक डेफिनेशन है। अब देखिए यहाँ पर दो फोर्सेस हैं इस पॉइंट के अबाउट। अब यहाँ पर एक्चुअली बिल्कुल इक्वल फोर्सेस हैं, तो चाहे तो हम इन दोनों फोर्सेस के बीच की ये डिस्टेंस ये कंसीडर कर लें, या हम दोनों पर अलग अलग निकालें टॉर्क, इसके ऊपर टॉर्क और इस वाले के ऊपर टॉर्क। इस पॉइंट के अबाउट घूम रहे हैं ना, तो ये इधर की तरफ घुमाएगा, ये इधर की तरफ घुमाएगा। तो हमने टॉर्क को टाउ से लिखते हैं, दो पार्ट में मान लीजिए हमने ब्रेक किया इसको, टाउ 1 प्लस टाउ 2, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, ये भी इधर की तरफ घुमाएगा और ये भी, दोनों क्लॉकवाइज घुमाएंगे इसको, ठीक है। तो इसलिए हमने प्लस में लिखा है, ठीक। अब देखिए फोर्स क्या लग रहा है, पहले वाले पर फोर्स कितना लगा है, QE, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखिए, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये फोर्स की डायरेक्शन है, ये यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, ठीक। या आप चाहें तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें ऐसे, ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक। इधर से भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, तो ये हो गई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखिए मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल पर रखा हुआ डाइपोल, तो ये भी थीटा हो गया। अब ये L है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये जो हाइपोटेनस है वो L है, तो परपेंडिकुलर साइन थीटा से निकाल लेंगे, तो क्या आ गया, L साइन थीटा, ठीक है ना। तो क्या हो गया, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि F1 इंटू L साइन थीटा, प्लस दूसरे का देखिए, दूसरे के एक्शन ऑफ फोर्स इधर की तरफ है ये, ठीक है ना। अगर हम ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालें, ये देखिए एक्सिस ऑफ रोटेशन फोर्स, देखिए इसको ऐसे समझ सकते हैं आप, ये जैसे एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, फोर्स यहां पर लग रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें चाहिए इससे, तो कैसे निकालेंगे, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस तरह से इसके अबाउट डाइपोल घूमेगा ऐसे, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें चाहिए, तो फोर्स को ऐसे बढ़ा दो और ये डिस्टेंस निकाल लो, ठीक है। मतलब क्या है कि आप चाहें तो ये डिस्टेंस निकाल लें, ये, और चाहे ये निकाल लें, दोनों बराबर ही तो होंगी। समझ में आ रही बात, ये फोर्स की डायरेक्शन है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर लें, चाहे ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर लें, चाहे ये कैलकुलेट कर लें, चाहे ये कैलकुलेट कर लें। समझ में आ गया। इसकी ये जैसे ये फोर्स यहाँ पर लग रहा है, तो हमने कहा ये डिस्टेंस हो गई, एक्चुअली ये डिस्टेंस चाहे ये निकाल लें चाहे ये वाले निकाल लें।
अब देखिए ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा, वर्टिकली अपोजिट। तो ये कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 2, ये भी आ जाएगा L साइन थीटा। ठीक है ना, यानी कि जो दूसरा वाला फोर्स है वो भी और परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसकी L साइन थीटा है। तो कितना आया यहां पर देखें, QE L साइन थीटा प्लस QE L साइन थीटा, कितना आ गया 2QE L साइन थीटा। ठीक है, अगर मान लीजिए आप इस तरह से नहीं करते तो आप ऐसे भी कर सकते थे। देखिए टॉर्क की ये डेफिनेशन तो होती है, साथ में ये भी होती है कि दो फोर्सेस लग रहे हैं इस तरह से। ठीक है, अगर इक्वल फोर्सेस लग रहे हैं तो कोई भी एक फोर्स ले ले और इन फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले ले, मतलब इन फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन ये आगे बढ़ा सकते हैं इसको, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई। तो उस बार क्या करते हैं हम, कोई भी एक फोर्स तो यानी QE ले लिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखिए यहां से आप, ये हो जाती ना, ये इसकी डायरेक्शन है, ये इसकी डायरेक्शन, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाती। इस ट्राइंगल से अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते ये तो ये 2L साइन थीटा आ जाती। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, ये 2L साइन थीटा डिस्टेंस, और चाहे तो इस तरह से कर लें। अब देखिए यहां पर 2QL E साइन थीटा ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि हम पिछले टॉपिक पे पढ़ चुके हैं, पिछले पार्ट में, कि डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू 2QL। ठीक है, तो कितना आ गया ये आ गया PE साइन थीटा। तो ये आ गया टॉर्क। ठीक, अब वेक्टर फॉर्म में लिखें, अगर इन वेक्टर फॉर्म टॉर्क AB साइन थीटा इज इक्वल टू A क्रॉस B, तो ये क्या हो गया P क्रॉस E। ठीक है ना, तो PE साइन थीटा और टॉर्क आ गया P क्रॉस E। अब देखिए, अब इसका आप वो लिखना चाहें अगर यूनिट, तो वही यूनिट वही होगी न्यूटन मीटर, फोर्स इनटू डिस्टेंस है ना। तो ये हो गया वेक्टर फॉर्म। अब जब क्रॉस प्रोडक्ट होते हैं तो आप डायरेक्शन कैसे निकालते हो, राइट हैंडेड स्क्रू रूल से। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई डाइपोल रखा जाता है तो उसके ऊपर नेट फोर्स 0 होता है, लेकिन नेट टॉर्क कैसे निकालते हैं हम, टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन थीटा, या टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E। ठीक है, अब टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, अगर आप देखिए जब थीटा 90 होगा, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम साइन में, तो जब थीटा इक्वल टू 90 होगा, फॉर थीटा इज इक्वल टू 90, थीटा है किसके बीच में, P और E के बीच में। देखिए PE, यानी E इधर और ये डाइपोल ऐसे रख दें 90 डिग्री, तो सबसे ज्यादा तेज से टॉर्क लगेगा इसके ऊपर। थीटा 90, टॉर्क मैक्सिमम इज इक्वल टू PE साइन 90 की वैल्यू 1। ठीक है, अच्छा थीटा अगर 0 हो गया, थीटा अगर 0 हो गया या 180 हो गया तो कितना हो जाएगा, टॉर्क हो जाएगा 0, क्योंकि साइन 0 की भी वैल्यू 0 और साइन 180 की भी वैल्यू 0। मतलब इस डाइपोल को आप ऐसे रखें या ऐसे रख दें इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल, तो टॉर्क क्या होगा, 0 होगा। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क के लिए ये फॉर्मूला है। अब देखिए डायरेक्शन वही राइट हैंडेड स्क्रू रूल से हम निकाल लेंगे। अब मान लीजिए कि जो पैरेलल या एंटी पैरेलल की अगर हम बात करें, केवल मान लीजिए कि ये एक डाइपोल है और इस तरह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। ठीक है, -q + q, एक तो ये कंडीशन है। एक ये कि अगर डाइपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरह से रख दें -q + q। ठीक, अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, जैसे इधर पॉजिटिव टू इधर से नेगेटिव, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। अब यहां पर टॉर्क कितना होगा, टॉर्क तो 0 है ही है, क्योंकि चाहे 0 डिग्री का एंगल, देखिए P की डायरेक्शन यहां पर क्या है, ये है,
ये हो गई पी की डायरेक्शन, यहां पर पी की डायरेक्शन ये हो गई। तो यहां पर पी की डायरेक्शन, ई की डायरेक्शन में 0 डिग्री का एंगल, यहां 180 डिग्री का एंगल, तो टॉर्क तो 0 होगा। ठीक है, लेकिन अगर देखें हम इसको थोड़ा सा स्लाइटली हटा करके और छोड़ दें, ठीक है, इस डाइपोल को हम थोड़ा सा हटाएं और छोड़ दें तो क्या होगा, डाइपोल फिर वापस लौट आएगा कि नहीं, पॉजिटिव की तरफ वो तो अट्रैक्ट रहना चाहता है ना। ठीक है ना, क्या होगा, डाइपोल को थोड़ा सा हटाया, छोड़ दिया, फिर वापस लौट आएंगे। ठीक, तो इसको क्या कहते हैं हम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी कि थोड़ा सा डिस्प्लेस किया और हटाने पर फिर अपनी पोजीशन पर आ गया वो, तो ये क्या होती है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक, और मान लीजिए आपने डिस्प्लेस किया, वापस फिर लौट के उसी पोजीशन पर नहीं आया, तो वो क्या है, वो है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो देखिए ये क्या हो गई, ये हो गई स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होती है स्टेबल इक्विलिब्रियम, जब थीटा इज इक्वल टू क्या है, देखो P और E की डायरेक्शन सेम है, 0। ठीक है, तो क्या होगी, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगी। अब यहां पर देखिए, पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव प्लेट है ना इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, ऐसे मान के चलिए। अब इसको आप हटाइए, तो ये तो पहले पॉजिटिव से भागना ही चाहता है, तो क्या हुआ, जैसे आपने हटाया वापस लौट के नहीं आएगा और उधर घूम जाएगा। ठीक है, वापस लौट करके ये नहीं आएगा अपनी पुरानी पोजीशन पर, तो इसको हम क्या कहते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। थीटा इज इक्वल टू कितना है यहां पर, 180 डिग्री। तो ये स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, टॉर्क दोनों में 0 है, लेकिन ये स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं क्योंकि इसको आप हटाओगे फिर वापस लौट आएगा, ये पॉजिटिव की तरफ रहना चाहता है। यहां पर आप हटाओगे वापस नहीं लौट आएगा क्योंकि पॉजिटिव से दूर जाना चाहता है पॉजिटिव। तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इस तरह से टॉर्क स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा 0 ही। जब थीटा इक्वल टू 0 होगा तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। फिर अब देखिए, अगर हम 90 डिग्री पर रखते हैं, अगर 90 डिग्री पर रखते हैं तो भी हमने क्या बताया, टॉर्क मैक्सिमम लगेगा। मान लीजिए आप इस तरह से रखते हो डाइपोल को, प्लस और माइनस चार्जेस, तो क्या होगा, डाइपोल तुरंत ऐसे घूम जाएगा। ठीक है, यहां पर सबसे तेजी से डाइपोल घूमेगा। ठीक, अब डाइपोल घूमेगा किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो एक टॉर्क डेवलप होगा। टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, P इंटू ई। ठीक है, मान लीजिए कि ये डाइपोल किसी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता। ठीक है, डाइपोल अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हुई तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लीजिए ऐसे है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब देखो आप डाइपोल को रखोगे, मान लो आपने ऐसे रखा डाइपोल को, ठीक है, चार्जेस तो सेम है, इधर माइनस क्यू इधर प्लस क्यू, मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन यहां पर देखिए फील्ड लाइंस पास पास है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। ठीक है, यहां पर दूर दूर है फील्ड लाइंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, यहां पर ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर इधर की तरफ F1 फोर्स लगा अगर और इधर की तरफ F2 लगा, तो F1 इज ग्रेटर देन F2 है तो अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन F1 इज ग्रेटर देन F2 है, और अगर F1 F2 से ज्यादा है तो नेट फोर्स तो हमें मिलेगा ही इस बार, चाहे हम माइनस करें, कुछ भी रिजल्टेंट निकालें, अगर अलग अलग डायरेक्शन में भी हैं, किसी भी डायरेक्शन में F1 ग्रेटर देन F2 है तो नेट फोर्स तो मिलेगा ही फील्ड। ठीक है ना, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म में नेट फोर्स
ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है। और अगर नेट फोर्स ज़ीरो नहीं है तो टॉर्क भी ज़ीरो नहीं होगा। अब देखिए, एक क्वेश्चन करते हैं। हमें दो डाइपोल दिए गए हैं, ठीक है, और हमें नेट टॉर्क बताना है, टॉर्क निकालना है। दो डाइपोल दिए गए हैं कुछ इस तरह से, जैसे कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है एक्स एक्सिस में, ठीक है, एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है। एक डाइपोल इस तरह से है, और दूसरा डाइपोल ऐसे है, ठीक है। एक डाइपोल माइनस क्यू प्लस क्यू और दूसरा डाइपोल माइनस क्यू प्लस क्यू, इस तरह से है डाइपोल। इनके बीच में एंगल है 120 डिग्री का, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में है। हमें बताना है इसके ऊपर टॉर्क कितना लगेगा इस सिस्टम के ऊपर, ठीक। अभी दो डाइपोल हो गए तो क्या करना पड़ेगा, सिंपली हम जानते हैं कि टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड ई दिया गया, मान लीजिए हमें ये डाइपोल एक ही जैसे हैं तो इनके डाइपोल मोमेंट देखें, तो एक का डाइपोल मोमेंट यहां पर देखें इधर की तरफ आ गया ये P, और इस वाले का डाइपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव ये हो गया। इनके बीच में 180 डिग्री का एंगल है तो नेट डाइपोल मोमेंट निकाल लेते हैं। भाई एक डाइपोल इधर की तरफ P, डाइपोल मोमेंट एक का इधर की तरफ P, एंगल बीच में 120 डिग्री है, तो नेट डाइपोल मोमेंट कितना हो गया। नेट डाइपोल मोमेंट मान लीजिए P डैश हम कहते हैं, P डैश इज इक्वल टू अंडर रूट P स्क्वायर प्लस 2P इंटू P स्क्वायर कॉस 120, यानी कितना आ गया ये 2P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर इंटू -1/2, तो अंडर रूट 2P स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, यानी कि P आ गई वैल्यू, ठीक है ना। तो कितना आ गया PE साइन। अब एंगल देखिए, नेट डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, देखो दोनों डाइपोल मोमेंट सेम है, ये भी P और ये भी P, इसका मतलब रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट बिल्कुल इनके मिडिल में जाएगा, यानी इधर से 60 डिग्री और इधर से 60 डिग्री। तो देखिए रिजल्टेंट कुछ ऐसे गया, इधर से 60 डिग्री और इधर से भी 60 डिग्री, पूरा ये कितना होगा यहां से यहां तक 90 डिग्री, तो ये क्या हो गया, ये 30 डिग्री हो गया कि नहीं, समझ में आया। नेट डाइपोल मोमेंट इधर आया, पूरा 120 था तो ये 60 बचा, यहां से यहां तक का एंगल 90 होगा तो ये 30 बचा। यहां पर थीटा क्या होता है, P और E के बीच का एंगल, तो नेट P इधर की तरफ E इधर की तरफ, एंगल कितना बचा 30 डिग्री का, तो साइन 30, यानी कितना आ गया PE इंटू 1/2, तो 1/2 PE आ गया डाइपोल का टॉर्क, ठीक है। ये जो दोनों डाइपोल का सिस्टम था इसका टॉर्क ये आ गया, समझ में आया। अब देखिए इसी तरह से अगर अब दो डाइपोल किसी भी एंगल पर रखे हैं, उनका रिजल्टेंट निकाल लेना है डाइपोल मोमेंट का, इलेक्ट्रिक फील्ड से एंगल पता होगा, टॉर्क निकाल लेंगे, टॉर्क कितना होगा, ठीक है। टॉर्क लगेगा तो ये घूमेगा, ठीक। अब मान लीजिए कि एक क्वेश्चन देखते हैं, ये जैसे कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे दिया जाए, एक डाइपोल दे दिया जाए, ठीक है ना, इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। डाइपोल मान लो कि ये -Q + Q इस तरह से रखा हुआ है,
तो डाइपोल मोमेंट इधर की तरफ हो गया। अब इस डाइपोल को अगर आप इसकी पोजीशन से हटा करके छोड़ेंगे, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, हटा करके जब छोड़ोगे तो ये वापस लौटेगा। अब एकदम से तो वापस लौटेगा नहीं, ठीक है ना, थोड़ा सा ये मोशन करेगा एक तरह से देखा जाए तो। जैसे कि इसको आपने यहाँ से हटाया और छोड़ा तो फिर वापस लौटा, तो क्या होगा, ऐसे ऐसे करते हुए फिर रुकेगा ये, यानी कि ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। ये अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा तो टाइम पीरियड कितना होगा, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूं, इसके बेस पर आप सभी कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल, लेंथ 2L मान लिया, कुछ भी जो भी आपको दी हो क्वेश्चन में। टॉर्क लगेगा कितना, PE sin थीटा, ठीक है। तो रिस्टोरिंग टॉर्क कितना हुआ, रिस्टोरिंग टॉर्क माइनस PE sin थीटा ही तो हुआ, जैसे रिस्टोरिंग फोर्स होता है, ठीक है ना, 11 में पढ़े नहीं सिंपल हार्मोनिक मोशन में रिस्टोरिंग फोर्स, तो रिस्टोरिंग फोर्स माइनस में लिखते नहीं थे, जितना फोर्स आपने लगाया उतना ही फोर्स बाहर अंदर से लग गया रिस्टोर होने के लिए, तो माइनस में लिखेंगे। तो अगर हम देखें तो रिस्टोरिंग फोर्स हुआ कितना, रिस्टोरिंग टॉर्क, सॉरी यहाँ पर टॉर्क लगेगा, रिस्टोरिंग टॉर्क। वैसे टॉर्क होता कितना है, PE sin थीटा, तो यहाँ पर टॉर्क कितना हो जाएगा, माइनस PE sin थीटा, ठीक है। थीटा एंगल पर हमने इसको केवल थीटा एंगल का दिया है डिफरेंस, जैसे थीटा एंगल हमने हटाया, इसको थीटा का एंगल बनाया, वैसे इसके ऊपर एक टॉर्क लगा, ठीक है। अपनी पुरानी पोजीशन में लौटे गए तो क्या हो गया, रिस्टोरिंग टॉर्क, रिस्टोरिंग टॉर्क माइनस PE sin थीटा। अगर थीटा बहुत छोटा है, फॉर स्मॉलर वैल्यू ऑफ थीटा, स्मॉलर वैल्यू ऑफ थीटा के लिए हम साइन थीटा को केवल थीटा लिख सकते हैं। तो टॉर्क इज इक्वल टू कितना आया, माइनस PE थीटा, ठीक है। साइन थीटा की सीरीज लिखते हैं ना, तो थीटा आता है माइनस थीटा क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, इस तरह से एक सीरीज से आती नहीं है। तो वो क्या हो गया, उसमें पहला वाला टर्म हम ले लेते हैं, बाकी जो छोटे टर्म है वो छोड़ देते हैं। तो थीटा बहुत छोटा होगा तो साइन थीटा को हम केवल थीटा लिखेंगे, तो आ गया PE माइनस PE थीटा। अब देखिए जब किसी चीज में टॉर्क होगा, ठीक है, यानी वो घूमी एक तरह से, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी होगा। और हमने 11th में क्या पढ़ा है कि टॉर्क इज इक्वल टू आई एल्फा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट कर दें, इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2 करें तो कितना आया, आई एल्फा इज इक्वल टू माइनस PE थीटा, एल्फा इज इक्वल टू आया माइनस PE अपॉन एल्फा इंटू थीटा। और अगर आप देखें तो यही इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए होती है कि नहीं, जब अल्फा मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन यही होती है ना, अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल आने लगे, ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। तो यहां पर जो अल्फा है वो प्रोपोर्शनल आ गया माइनस थीटा के, therefore it will be a simple harmonic motion। और अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा तो देखिए कंपेयरिंग विद अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, अगर इससे कंपेयर करें तो क्या देखते हैं, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू PE अपॉन अल्फा, यानी ओमेगा इज इक्वल टू PE अपॉन आई, PE अपॉन आई, ठीक है। कंपेयर किया इसको हमने, ओमेगा स्क्वायर इससे कंपेयर कर लिया, तो अल्फा इक्वल टू यहाँ पर माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, यहाँ पर माइनस दिस वन थीटा है, तो ओमेगा स्क्वायर की जगह पर आ गया PE अपॉन आई, यानी ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ PE अपॉन आई। तो ओमेगा क्या होगा, 2 पाई न्यू इज इक्वल टू अंडर रूट PE अपॉन आई, न्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट PE अपॉन आई। टाइम पीरियड निकालना हो तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, यानी टाइम पीरियड कितना आ गया, 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन PE, ठीक है ना।
मतलब आपसे ये कह सकते हैं कि प्रूव दैट कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है। सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो टाइम पीरियड बताइए, फ्रीक्वेंसी बताइए। तो आज हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर टॉर्क के बारे में, ठीक है। अब नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, फिर गॉस लॉ। तो देखते रहिए चैनल। थैंक यू।